आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एनसीईआरटी साइंस चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो देखिए आपने करना क्या है, आपने अपने पास एक नोटबुक रखनी है, पेन रखना है एंड अगर आपके पास है अभी तो एनसीईआरटी की जो आपकी साइंस की बुक है उसको सामने ओपन कीजिए एंड उसके साथ साथ में पढ़ते रहिए। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम कुछ अकरेंसेस देखते हैं जो डेली लाइफ में हमें दिखता है। पहला, मिल्क लेफ्ट आउटसाइड इन ह्यूमिड एटमॉस्फेयर। सभी ने कभी ना कभी ये सुना होगा, आपके घर पे मम्मी ने बोला कि दूध फट गया या दूध खट्टा हो गया। तो जो ये प्रोसेस है कि जो मिल्क है वह कर्ड बन रहा है, यह एक केमिकल प्रोसेस है। ठीक है, तो इसमें हम क्या देखेंगे कि जो मिल्क है उसका टेस्ट एकदम अलग होगा एंड जो कर्ड है उसका टेस्ट अलग होगा। ठीक है, एक सेकेंड एग्जाम्पल हम देखते हैं। एन ओल्ड नेल इज ऑफ डिफरेंट कलर कंपेयर टू अ न्यू नेल। तो देखिए कोई आयरन की वस्तु है आपके घर में, जैसे कोई कील है, अगर काफी पुरानी होगी तो आप देखोगे उस पे ना एक रेड सा येलोइश सा कलर आने लग जाएगा, उसकी परत आ जाएगी। ठीक है, एंड जो नेल है उसकी स्ट्रेंथ भी धीरे धीरे कमजोर हो जाएगी। तो जो ये प्रोसेस थी, इस प्रोसेस को रस्टिंग कहते हैं। ठीक है, आप इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। बट इस प्रोसेस में हमने क्या पाया कि जो केमिकल चेंज हुई इसमें जो सब्सटेंस था, ठीक है, रिएक्शन के बाद उसका कलर चेंज हो गया। इस पॉइंट को याद रखिएगा, ये आगे दोबारा आएगा। अब हम थर्ड एग्जांपल देखते हैं। वी मेक अ कप ऑफ टी। अब देखिए, जब आप चाय बनाते हैं आप यूज क्या करते हैं? वाटर, शुगर, टी एंड मिल्क। ठीक है, इन चारों को आप यूज करते हैं, साथ में आप हीट प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो आपके पास चाय तैयार हो जाती है। अब आप क्या देखेंगे, जो मिल्क है, वाटर है, अब जब ये दोनों कंबाइन हो जाएंगे इनका कलर तब भी मिल्क जैसा ही रहेगा, बट जब आप इसमें टी ऐड करेंगे तो धीरे धीरे कलर चेंज होने लग जाएगा। तो केमिकल चेंज में हम एक चीज देखते हैं, कई बार कलर भी चेंज हो सकता है। नील वाले एग्जाम्पल में भी आया था, यहाँ पे भी। अब हम कुछ डेफिनेशंस देखते हैं, यहाँ पे आप नोट डाउन करना शुरू कर दीजिए। सबसे पहले केमिकल रिएक्शंस। A chemical reaction is a process in which one or more substances, these are called reactants, are converted into one or more different substances. These are called products. It involves breaking and forming of chemical bonds. तो देखिए पहले हम इस डेफिनेशन के बारे में थोड़ी बात करते हैं। तो आपका केमिकल रिएक्शन बेसिकली एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें एक या एक से अधिक सब्सटेंसेस, जैसे टी का एग्जांपल लेते हैं, वाटर, टी, शुगर, मिल्क, चार सब्सटेंसेस आ गई तो ये रिएक्टेंट्स हो गए। ठीक है, आर कन्वर्टेड इनटू वन और मोर डिफरेंट सब्सटेंसेस, दीज आर कॉल्ड प्रोडक्ट्स। अब जब आपने चाय बना ली, ठीक है, रिएक्टेंट्स तो आपको याद है, मिल्क, वाटर था, बाकी टी, शुगर, एंड प्रोडक्ट्स जो था, एक थी आपकी टी जो आपने स्टेन कर ली। जब आपने उसे स्टेन किया आपके पास पत्ती रहेगी, वेस्ट पत्ती रहेगी, वह भी एक प्रोडक्ट निकला ना, बाय प्रोडक्ट था, वेस्ट प्रोडक्ट था बट निकला साथ में। ठीक है, तो अब अगला पॉइंट है इट इन्वॉल्व्स ब्रेकिंग एंड फॉर्मिंग ऑफ केमिकल बॉन्ड्स। केमिकल बॉन्ड्स के बारे में आप आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे। बट अभी तक हमने क्या समझा कि केमिकल रिएक्शन एक प्रोसेस होगी जिसमें एक से अधिक सब्सटेंसेस, जिन्हें रिएक्टेंट्स कहते हैं, कन्वर्ट हो गए एक से अधिक प्रोडक्ट्स में। ठीक है, अब कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं केमिकल रिएक्शंस की, पहले हम इनको पढ़ते हैं फिर हम इसको थोड़ा डिस्कस करेंगे। फर्स्ट, चेंज इन स्टेट। Reactants can be solid, liquid or gas. Products may have a different state. ठीक है, सेकेंड पॉइंट, चेंज इन कलर। देयर कैन बी विजिबल चेंज इन कलर। थर्ड पॉइंट, एवोल्यूशन ऑफ अ गैस। एंड फोर्थ पॉइंट, टेम्परेचर चेंज। अब यहाँ पे हम एक्सप्लेन करना पहले शुरू करते हैं। फर्स्ट, चेंज इन स्टेट, कि जो रिएक्टेंट्स हैं वह सॉलिड हो सकते हैं, लिक्विड हो सकते हैं, गैस हो सकते हैं, बट प्रोडक्ट है उसकी एकदम अलग स्टेट हो सकती है। जैसे चाय का एग्जांपल लेंगे दोबारा।
चाय पत्ती सॉलिड, शुगर सॉलिड, वाटर लिक्विड, मिल्क लिक्विड। बट जब आपने चाय बना ली तो जो चाय निकली कौन सी स्टेट थी? लिक्विड। एंड जो पत्ती वेस्ट था वह सॉलिड। ओके। चेंज इन कलर, सेम टी का एग्जांपल ले लीजिए। देखिए टी का कलर पहले वाइट था, जब मतलब अगर आप मिल्क पहले यूज कर रहे हैं, या फिर कलर थोड़ा अलग था, जैसे अगर आपने वाटर बॉईल किया है तो बाद में उसका कलर अलग हो जाएगा। एवोल्यूशन ऑफ अ गैस, आपकी एनसीईआरटी में एक एक्टिविटी है, उस एक्टिविटी में आप जिंक ग्रेन्यूल्स लेते हैं, आप बुक में उसे ढूंढ सकते हैं। अच्छा मिल गई, ठीक है। तो जो जिंक ग्रेन्यूल्स हैं उस पे आपने एसिड डाला या उसे एसिड में डिसॉल्व किया आपने, तो एसिड इस पे यहाँ पे आपने H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड लिया है। अब हुआ क्या, जो जिंक था वह सल्फ्यूरिक एसिड के साथ मर्ज हो गया, कंबाइन कर गया, उसने एक सॉल्ट निकाला जिंक सल्फेट। साथ में आप ऑब्जर्व करेंगे कि कुछ बबल्स आते हैं, तो जो बबल्स आए उससे हमें क्या पता लगा कि एक गैस का एवोल्यूशन हुआ है। ठीक है। अगला पॉइंट है चेंज इन टेम्परेचर। अब जो चेंज इन टेम्परेचर होता है ये बेसिकली दो प्रोसेसेस होती हैं, एक को कहते हैं आप एक्सोथर्मिक एंड अदर को आप कहते हैं एंडोथर्मिक। अब एक्सोथर्मिक, इसमें मेन वर्ड आपका आ गया एक्सो। एक्सो का मतलब हो गया बाहर, यानी हीट रिलीज हो रही है, ये आपने याद रखना है। इसे चाहे अलग से लिख लीजिए, हीट इसमें रिलीज होगी। ठीक है। एंड एंडोथर्मिक, एंडो अंदर, मतलब हीट अंदर चाहिए। ठीक है। अब इसे ऐसे याद कर सकते हैं, इसमें हीट एब्जॉर्ब होगी। जैसे आप चाय बना रहे हैं तो आपको हीट प्रोवाइड करनी पड़ी, तो वह क्या एग्जाम्पल हो गया? एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक, आप कोयला जला रहे हैं, ठीक है, या फिर आपने सपोज कैंडल जलाई, तो जब आपने कैंडल जलाई तो एक रिएक्शन हो रहा है ना, जो मतलब कैंडल की विक है वह जल रही है, वो भी एक केमिकल चेंज हुई। इस केस में वो आपको हीट भी प्रोवाइड कर रही है एंड लाइट भी प्रोवाइड कर रही है। आप कोल ले रहे हैं, आप कोल बेस्ट एग्जांपल है वैसे इसका एक्सोथर्मिक का, कि ये हीट डायरेक्ट रिलीज हो रही है। लाइट भले ही कम हो, लाइट एनर्जी भले ही कम हो, बट हीट एनर्जी काफी होगी। ठीक है। लास्ट पॉइंट है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। अब जो ये प्रेसिपिटेट होता है ये बेसिकली क्या होता है, ये एक सॉलिड होता है, ठीक है, सॉलिड स्टेट में होता है, याद रखेंगे। ठीक है। एंड ये आपका प्रोडक्ट से एकदम अलग निकलेगा, होगा प्रोडक्ट का ही पार्ट बट अलग हो जाएगा। ठीक है। अब आपकी बुक में एक एक्टिविटी है जिसमें आपने एक मैग्नीशियम रिबन लिया एंड आपने उसे जलाया, तो जलने पे क्या हुआ, उसमें एक वाइट डार्सलिंग फ्लेम आया और एक वाइट रेजिडुअल पाउडर आया। तो अगर ये एक्सपेरिमेंट हम यहाँ पे नहीं कर पा रहे हैं, बट अभी दिवाली थी पीछे, तो दिवाली में आप लोगों ने स्पार्कल फुलझड़ी यूज की होगी। तो आपने देखा होगा जब आपने स्पार्कल का बॉक्स खोला, उसमें एक वाइट वाइट सा पाउडर, चमकीला सा पाउडर आपके बॉक्स पे इधर उधर बिखरा होगा, वह भी मैग्नीशियम ही है। ठीक है। जब आप फुलझड़ी को जलाते हैं तो एक मतलब बड़ी ब्राइट सी लाइट आती है। ठीक है। और यही एक्टिविटी आपकी यहाँ पे हुई है कि आपने मैग्नीशियम रिबन को जलाया एंड एक वाइट रेजिडुअल पाउडर आ गया। जैसे स्पार्कल्स है वैसे ही एक एप्लीकेशन इसकी और होती है, आपने फ्लैश ग्रेनेड या फ्लैश बॉम्ब का नाम सुना होगा। इसे नॉर्मली आर्मी एंड पुलिस इस्तेमाल करते हैं। बेसिकली काम क्या होता है, आप जैसे आपके कैमरे का फ्लैश है, ठीक है, कैमरे का जो फ्लैश है, मतलब सपोज आपकी आंखों में डायरेक्ट आ गया, थोड़ी देर के लिए आपकी आंखें चंदिया जैसी चलेंगी या ब्राइटनेस होगी, तो यह भी वैसा ही काम होता है, करता है। इसमें मैग्नीशियम यूज होगा एंड जो मैग्नीशियम है जब ये मतलब ब्लास्ट होगा बॉम्ब, ये नॉर्मल बॉम्ब की तरह नहीं होगा, इसमें क्या होगा, एक ब्राइट सी लाइट आएगी। ठीक है। फ्लैश आएगा बहुत ब्राइट सा, एंड जो मतलब टेररिस्ट है या जो जिस पे भी ये यूज हो रहा है, अपोनेंट है, तो उसकी आंखें कुछ समय के लिए चौंधिया जाएंगी एंड इस टाइम पे उसे न्यूट्रलाइज किया जा सकता है। ठीक है। आगे चलते हुए अब देखिए, जो ये एक मतलब केमिकल प्रोसेस था जिसमें आपने मैग्नीशियम को जलाया, अब अगर आपको इसे सिंबलिकली लिखना हुआ, उस फॉर्म को आप सिंपल केमिकल इक्वेशन कहेंगे। लिखते कैसे हैं?
अब मैग्नीशियम के लिए सिंबल यूज होता है Mg। जो ये सिंबल्स होते हैं ये एक एक्चुअली एक पूरा टेबल होता है, हर एलिमेंट का एक सिंबल होगा, ठीक है। अगर कोई मतलब कंपाउंड है जिसमें एक से ज्यादा एलिमेंट है, ठीक है, तो उसका भी अपना सिंबल होगा। जैसे मैग्नीशियम का सिंबल Mg होता है, ऑक्सीजन का सिंबल O2। एंड जो आपके पिछले एक्सपेरिमेंट में पाउडर निकला था, एक रेजिडुअल पाउडर था, उसे MgO कहते हैं, ठीक है। अब देखिए, जो आपकी जो इक्वेशन है इसने फॉर्म ली है A + B = C। तो देखिए, जो आपके A एंड B हैं ये आपके रिएक्टेंट्स हैं, ठीक है। एंड जो आपका C है, C आपका प्रोडक्ट है, ठीक है। अब हुआ क्या यहाँ पे, अब आप जरा इक्वेशन को एक बार देखें। यहाँ पे है मैग्नीशियम Mg + O2 = MgO। तो देखिए, अब आप देखेंगे अगर इक्वेशन को, ऑक्सीजन की मात्रा यहाँ पर 2 यूनिट बताई गई है, बट जो प्रोडक्ट है उसमें ऑक्सीजन की मात्रा 1 यूनिट है। तो जो ऐसी इक्वेशंस होती हैं जिसमें बराबरी नहीं होगी एटम्स की, ठीक है, या मास की, इन इक्वेशंस को स्केलेटल इक्वेशंस कहते हैं। हमें यहाँ पे आपका एक नया कॉन्सेप्ट भी आता है जिसे कहते हैं बैलेंसिंग। बैलेंसिंग आपके लिए एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि बैलेंस दीज इक्वेशंस, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं बैलेंसिंग को, ध्यान से सुनिए। जो बैलेंसिंग होती है, यह करने के लिए आपको कुछ स्टेप्स लेने हैं। इस मेथड को हिट एंड ट्रायल मेथड कहते हैं, ठीक है। मेथड स्टार्ट कैसे होगा? सबसे पहले जो आपकी इक्वेशन है, आपने क्या करना है, अपने बॉक्सेस बना देने हैं। मतलब जो जितने भी आपके रिएक्टेंट्स हैं, जितने भी आपके प्रोडक्ट्स हैं, आपने उस पर बॉक्सेस बना देने हैं सब पे। सेकंड में आपने क्या करना है, आपने एक बॉक्स बनाना है। इस बॉक्स में आपने पहले एलिमेंट का नाम लिखना है, जैसे इस इक्वेशन में मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन यूज हुए थे, ठीक है। अब एक साइड को हम LHS ले लेते हैं, एक साइड को हम RHS ले लेते हैं, या फिर रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। ये LHS, ये RHS, या इसे प्रोडक्ट भी कह सकते हैं और इसे आप रिएक्टेंट भी कह सकते हैं। अब देखिए, जो आपकी इक्वेशन थी, LHS में मैग्नीशियम कितना था? 1, ठीक है, एंड RHS में मैग्नीशियम था 1, ठीक है। ऑक्सीजन LHS में कितनी थी? 2, बट RHS में कितनी रहेगी? 1। ये हम बैलेंसिंग क्यों इंपॉर्टेंट होती है, यहाँ पे आपका एक कॉन्सेप्ट आता है, पुरानी क्लासेस में आपने पढ़ा होगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है, इसके लिए एक शॉर्ट डाल दी गई है, आप उसे देख सकते हैं। यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बताया गया है, ठीक है। अगर आपने पहले पढ़ा है, वेल एंड गुड, एक बार उसे रिवाइज कीजिए। ये सारे पॉइंट्स आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। अब वापस बैलेंसिंग पे आते हैं। हम LHS में देखेंगे ऑक्सीजन की मात्रा 2 है एंड RHS में ऑक्सीजन की मात्रा 1 है। तो बराबर लाने के लिए हमें ऑक्सीजन की मात्रा RHS में मल्टीप्लाई करेंगे हम 2 से, ठीक है। बट देखिए, जो ऑक्सीजन था वह आपका मैग्नीशियम के साथ कंबाइन हुआ था, तो जब आप 2 से ऑक्सीजन को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ऑटोमेटिकली आपका जो मैग्नीशियम है वह भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो देखिए, अब RHS में मैग्नीशियम हो गया 2, बट LHS में अभी भी 1 है, तो आपको LHS में एक और 2 मल्टीप्लाई करना होगा मैग्नीशियम के लिए, ठीक है। अब देखिए, हमने क्या किया, मैग्नीशियम LHS में 1 है, ऑक्सीजन LHS में 2 है। रिएक्शन के बाद मैग्नीशियम RHS में 1 एंड ऑक्सीजन 1। बैलेंसिंग के लिए हमने ऑक्सीजन को 2 से मल्टीप्लाई किया RHS में, तो हुआ क्या, जो 2 था वो Mg से भी मल्टीप्लाई होगा। यहाँ पे आपने ध्यान देना है,
कि बैलेंसिंग में आप जो भी नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं वह आपने बॉक्स के बाहर लिखना है, आप ऐसे नहीं लिख सकते, ये रॉन्ग मेथड है। ठीक है, अब यहाँ पे हमने 2 लगाया तो हमें 2 यहाँ पे भी लगाना पड़ेगा। अब जो ये एक इक्वेशन बन गई 2mg प्लस O2 मेक्स 2mgO, यह आपकी बैलेंस्ड इक्वेशन कहलाती है। अब ये वही एक्टिविटी थी जिंक ग्रेन्यूल्स वाली, कि आपने जिंक ग्रेन्यूल्स लिए, उसमें सल्फ्यूरिक एसिड ऐड किया या हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऐड किया, तो आपका प्रोडक्ट क्या होगा। अब देखिए इक्वेशन पे आते हैं जी, ये आपका इक्वेशन है जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड मेक्स जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस। यहाँ पे मैं 2-3 बातें और बताना चाहूँगा। देखिए जो जिंक था उसकी स्टेट क्या थी, सॉलिड। ठीक है, एंड सल्फ्यूरिक एसिड है उसकी स्टेट क्या थी, लिक्विड। ठीक है, अब जो जिंक सल्फेट बना इसकी स्टेट क्या है, सॉलिड, एंड क्योंकि हाइड्रोजन गैस निकली तो उसकी स्टेट हो जाएगी जी। ठीक है, तो आपकी 3 स्टेट्स आ गई, सॉलिड, लिक्विड, गैस। इसके अलावा कई बार एक स्टेट और आती है जिसे कहते हैं एक्वस, एक यू से डिनोट करते हैं। इसका क्या मतलब होता है, जब आपको एक्वस मतलब वर्ड आएगा आपने क्या समझना है कि ये एक वाटर का सोल्यूशन है, इट इज अ वाटर सोल्यूशन। ठीक है, जनरली होता क्या है, इक्वेशन में हम स्टेट्स को यूज नहीं करते, तो आपको आगे बहुत कम दिखेगा, इसका बस मेंशन यहीं पे होगा, या फिर एक दो इक्वेशंस जो इंपॉर्टेंट होगी स्पेसिफिकली उसमें लगेगा, ऐसे नहीं इंपॉर्टेंट होता। सेकंड होता है कई बार आपका हीट या फिर प्रेशर वह भी आपका बताया होता है। जैसे अगर आप फोटोसिंथेसिस है उसकी इक्वेशन लेंगे, ठीक है, फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन में क्या होगा, तो वह उसमें सनलाइट के प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस होता है, तो सनलाइट भी एब्जॉर्ब हो जाएगी। ठीक है, अब जरा इसकी बैलेंसिंग करते हैं। देखिए फर्स्ट स्टेप क्या था, हमने बॉक्सेस बनाए, उसके बाद हमने LHS RHS लिया। ठीक है, तो हमारे पास एलिमेंट्स क्या क्या है, एक हमारे पास जिंक है, ठीक है, एक हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन, ठीक है, और एक हमारे पास सल्फेट है। देखिए हम सल्फर ऑक्सीजन को अलग अलग भी लिख सकते हैं, बट फॉर ईज हम उसको इकट्ठा लिख रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ये सल्फेट है। अब देखिए ये वाली साइड होगी आपकी LHS या फिर रिएक्टेंट्स, और ये वाली साइड होगी प्रोडक्ट्स। ठीक है, अब यहाँ पे जिंक की मात्रा है 1, ठीक है, हाइड्रोजन की मात्रा कितनी है, हाइड्रोजन की मात्रा यहाँ पे 2 है, ठीक है, सल्फेट की मात्रा 1 है, एंड प्रोडक्ट की साइड जाएंगे, जिंक की मात्रा 1, सल्फेट की मात्रा 1 एंड हाइड्रोजन की मात्रा 2। तो देखिए यहाँ पे LHS बराबर है RHS के, तो ये इक्वेशन बैलेंस्ड है। ठीक है, समझ आया। अगर आपको समझ नहीं आया है तो आप कमेंट्स में बताइए, एक बैलेंसिंग पे वीडियो हम अलग से ले आएंगे। अब एक इक्वेशन हम बैलेंस और करते हैं। देखिए यहाँ पे आपके पास एक प्रोसेस है कि Fe प्लस H2O मेक्स Fe3O4 प्लस H2। ठीक है, अब Fe सिंबल होता है आपका आयरन के लिए, इसे याद रखेंगे। H2O ये याद रखेंगे आप वाटर, मतलब केमिस्ट्री में आपको सबसे ज़्यादा आने वाला टर्म यही H2O है। ये कई प्रोसेसेस में यूज़ होता है एंड काफ़ी ज़्यादा मतलब गड़बड़ भी करता है। ठीक है, तो इसमें पहले हम बॉक्सेस बनाते हैं, Fe पे, H2O पे, Fe3O4 फेरिक ऑक्साइड एंड H2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे,
हम एलिमेंट्स का नाम लिख लेंगे Fe, H2, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। 3 एलिमेंट्स यही हैं। अब देखिए रिएक्टेंट साइड फेरिक कितना है 1, ठीक है। हाइड्रोजन की मात्रा 2, ऑक्सीजन की मात्रा 1। आरएचएस साइड Fe की मात्रा 3, ऑक्सीजन की मात्रा 4, हाइड्रोजन की मात्रा 2। अब देखिए इस इक्वेशन में जो हाइड्रोजन है वह बैलेंस्ड है, आपका ऑक्सीजन एंड आयरन Fe इनकी बैलेंसिंग ज़रूरी है। अब देखिए आयरन की बात की जाए, यहाँ पे आयरन 1 है एंड प्रोडक्ट्स में आयरन कितना है 3, तो यहाँ पे आप 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब जो आयरन है वह बैलेंस्ड हो गया, ठीक है। सेकंड आपका ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की मात्रा LHS में कितनी है 1, RHS में कितनी है 4, ठीक है। तो क्या करेंगे हम यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। ऑक्सीजन की मात्रा बराबर हो गई, तो यहाँ पे ऑक्सीजन हम कहाँ लिखेंगे, आप याद रखिए आप यहाँ पे नहीं लिख सकते, ठीक है। यह है आपका रॉन्ग मेथड है। आपने देखिए 4 था तो आप 4 यहाँ पे लगा देंगे। अब देखिए जब आपने 4 यहाँ पे लगाया तो हाइड्रोजन में भी 4 मल्टीप्लाई होगा, तो हाइड्रोजन की मात्रा हो जाएगी 8, ठीक है। अब प्रोडक्ट साइड हाइड्रोजन की मात्रा बराबर करने के लिए आप करेंगे 4 से मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा 4H2। ये आपको समझ आया? अगर कोई डाउट है आप बता दीजिए, कमेंट्स करिए, मैं एक नई वीडियो ले आऊँगा उसमें दोबारा से कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये अब आया, कोई बात नहीं, एक बार रिवाइज कर लीजिए इसे, अगर आपने नोट नहीं किया है तो कर लीजिए। मैं यहाँ पे ये बताना चाहूँगा कि आप यहीं पे साथ साथ में नोट्स बना सकते हैं अपने, बाद में जब आपका एग्ज़ाम आएगा आप एग्ज़ाम से एक दिन पहले सिर्फ नोट्स के थ्रू जाइए, आपका आधी साइंस वहीं रिवाइज हो जाएगी। थोड़े से क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, आपका प्रिपरेशन 2 दिन में खत्म हो। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। ये इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट आ जाता है। तो फर्स्ट टाइप का केमिकल रिएक्शन होता है आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन बना है कंबाइन से। कंबाइन का क्या मतलब होता है, 2 चीजें जुड़ के एक चीज बना रही है। जैसा वर्ड है कॉम्बिनेशन रिएक्शन वैसा ही इसका मीनिंग है, ठीक है। वही एग्जांपल मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन मेक्स MgO। क्या एग्जांपल था कमेंट्स में बताइए। जो एग्जाम्पल था आपने अभी पीछे पढ़ा होगा, इसे प्लीज कमेंट्स में बताइए। सेकेंड आपका जो टाइप होता है उसे कहते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब यहाँ पे आप इस इक्वेशन को थोड़ा ध्यान से देखिए, यहाँ पे हमारा कुछ थोड़ा रिवीजन भी हो जाएगा। तो जो ये प्रोसेस है ये बता रहा है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 सॉलिड स्टेट में है, यहाँ पे S स्टेट को डिनोट कर रहा है हीट, ठीक है। हीट के प्रेजेंस में क्या हो रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड जो सॉलिड स्टेट में है प्लस कार्बन डाइऑक्साइड जो गैसियस स्टेट में है, ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं, जहां पे एक कंपाउंड, ठीक है, आपका टूट रहा है एक या उससे ज्यादा प्रोडक्ट्स में, ठीक है। कॉम्बिनेशन में क्या हुआ था, कॉम्बिनेशन में 2 रिएक्टेंट्स थे या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट्स थे, वह मिलकर कम हो जा रहे थे। डिकम्पोजिशन में क्या होगा, एक से ज्यादा हो जाएंगे, ठीक है। इतना समझ आया। अब आगे बढ़ते हुए थर्ड जो टाइप होती है उसे कहते हैं डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, फेरबदली, सिंपल भाषा में फेरबदली, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बेरियम क्लोराइड BaCl2, अब यहाँ पे वर्ड आया एक्वस। एक्वस का मीनिंग अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, कमेंट्स में बताइए कि मीनिंग क्या होता है। प्लस सोडियम सल्फेट Na2SO4 एक्वस मीडियम में क्या बनाते हैं, सॉरी, बेरियम सल्फेट BaSO4 जो सॉलिड स्टेट में है एंड 2NaCl जो एक्वस स्टेट में है। यहाँ पे आपके 2-3 नई चीजें भी आ रही हैं तो ध्यान से सुनिए। जो सबसे पहले आपका NaCl, मैं इसकी बात करना चाहूंगा। NaCl ये फॉर्मूला होता है कॉमन सॉल्ट का, इसे नोट कीजिए, ठीक है, कॉमन सॉल्ट का। एंड जो ये एक प्रोसेस है 2NaCl वाली,
ठीक है, मतलब सेम ऐसी प्रोसेस को आप अगले चैप्टर में पढ़ेंगे जब आप एसिड बेसिस एंड सॉल्ट को कवर करेंगे। ठीक है, फिलहाल के लिए इतना याद रखिए, NaCl कॉमन सॉल्ट। ठीक है, यहाँ पे एक वर्ड और आया जिसे आप प्रेसिपिटेट कहते हैं। अब ये प्रेसिपिटेट क्या होता है? तो प्रेसिपिटेट एक सॉलिड होता है जो आपका रिएक्शन के बाद निकलता है, रेजिडुअल होता है ये। एंड देखिए, ये पानी में मिक्स नहीं होता, मतलब ये सॉलिड स्टेट में होगा, सेपरेट होगा, इसीलिए इसे प्रेसिपिटेट कहते हैं। ठीक है, अब इस इक्वेशन में हुआ क्या? जो बेरियम है, पहले इसने जो बॉन्ड बनाया था वो क्लोरीन के साथ बनाया था, क्लोरीन का सिंबल Cl है। ठीक है, Na सोडियम के लिए है। ठीक है, जैसे मैग्नीशियम हमने बात की थी कि मैग्नीशियम काफी रिएक्टिव मेटल होता है, आसानी से जल जाता है। सोडियम उससे भी ज्यादा रिएक्टिव मेटल होता है, एंड सोडियम इज वन ऑफ द मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स। याद रखिए इस पॉइंट को। ठीक है, इसके ऊपर आपके काफी क्वेश्चंस आएंगे, कई बार आप पढ़ेंगे इस पॉइंट को। तो देखिए, पहले बेरियम की दोस्ती थी क्लोरीन के साथ, बट रिएक्शन के बाद वो दोस्त बन गया सल्फेट का। ठीक है, एंड जो सोडियम था दोस्त सल्फेट का, वो दोस्त बन गया क्लोरीन का। आप इसे ऐसे याद रख सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या हुआ, फिर बदली होगी इसमें। अब जो आपका नेक्स्ट रिएक्शन होता है इसे कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन आपका यहीं भी आ जाएगा कि बताओ क्या होता है। अब रिडॉक्स के अंदर, रिडॉक्स बेसिकली दो वर्ड से बना है। ठीक है, रेड और ऑक्स। जो रेड है इसका मतलब होता है रिडक्शन, एंड जो ऑक्स हो गया वो शॉर्ट हो गया ऑक्सीडेशन के लिए। देखिए यहाँ पे है भी लिखा हुआ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। इस पॉइंट को आप ध्यान से पढ़िएगा एंड इसे अच्छे से नोट कीजिए और याद करते रहिए। ऑक्सीडेशन तब होती है जब कोई एलिमेंट ऑक्सीजन को गेन करता है। दोबारा बताऊंगा, ऑक्सीडेशन तब होती है जब कोई एलिमेंट ऑक्सीजन को गेन करता है, और या फिर जब कोई एलिमेंट हाइड्रोजन को लूज करता है। ऑक्सीडेशन, गेन ऑफ ऑक्सीजन, लॉस ऑफ हाइड्रोजन। सेकेंड आपका रिडक्शन। रिडक्शन रिएक्शन में क्या होगा, या तो ऑक्सीजन का लॉस होगा या फिर हाइड्रोजन का गेन होगा, यानी कि उल्टा। ऑक्सीडेशन में गेन ऑफ ऑक्सीजन, लॉस ऑफ हाइड्रोजन। रिडक्शन में लॉस ऑफ ऑक्सीजन और गेन ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, अगर सपोज कोई जैसे मैग्नीशियम वाला एग्जांपल दोबारा वापस लेते हैं, Mg + O2 x MgO। अब इस इक्वेशन में जो मैग्नीशियम है इसमें ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, तो देखिए गेन ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, ऑक्सीडेशन। तो हम क्या कहेंगे कि जो मैग्नीशियम है इट इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। ठीक है, एंड एक इक्वेशन था जिंक वाला, जिंक ग्रेन्यूल्स वाला, उसमें क्या हुआ था, चलो यही इक्वेशन आ गई नीचे, ये भी आपका काम कर देगी। जैसे ये इक्वेशन देखिए, इसमें है कॉपर ऑक्साइड Cu, कॉपर के लिए सिंबल होता है, याद करेंगे, नोट कीजिए। अब इस कॉपर में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन भी लूज हो रही है एंड हाइड्रोजन गेन हो रही है, सॉरी ऑक्सीजन लूज हो रही है। तो लॉस ऑफ ऑक्सीजन क्या होता था, लॉस ऑफ ऑक्सीजन, रिडक्शन। यानी कि हम कहेंगे कि कॉपर की इसमें रिडक्शन हो रही है। ठीक है, और देखिए इस प्रोसेस में क्या हुआ, H2 प्लस H2 प्लस O2, ये मिलके बनाते हैं H2O, ऑक्सीडेशन। ठीक है, H2O किसके लिए सिंबल है, आपका वाटर के लिए। अब यहाँ पे आपका मेन कॉन्सेप्ट आता है, इसे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन इन डेली लाइफ। ठीक है, यहाँ पे आपके फिल इन द ब्लैंक्स बन सकते हैं, मतलब एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है, डायग्राम भी आप इसमें बना सकते हैं। तो इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन आपने एक याद रखना है, कोरोजन। जो कोरोजन होता है इसका एक एग्जांपल होता है रस्टिंग ऑफ आयरन। नेल वाला एग्जांपल याद है कि नेल का कलर चेंज हो गया था, तो वह कोरोजन है। अब कोरोजन होता क्या है, पहले वह पढ़ते हैं, डिग्रेडेशन ऑफ मेटल्स। अब जो ये डिग्रेडेशन होता है मेटल्स का,
इस डिग्रेडेशन का बेसिकली मतलब क्या होता है? देखिए, रस्टिंग में क्या हुआ था, आयरन के साथ ऑक्सीजन रिएक्ट हुई थी। तो जब गेन ऑफ ऑक्सीजन होता है तब हम क्या कहते हैं? द एलिमेंट इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। ओके, तो जो कोरोजन होता है उसमें जो मेटल है, ठीक है, कोरोजन आपका मेटल में होता है, ये ध्यान रखिएगा। एंड आयरन के केस में इसे रस्टिंग कहते हैं। इसमें होता क्या है, जो एलिमेंट होता है, जो मेटल होगा, वो बेसिकली रिएक्ट करता है किसके साथ? नंबर 1 एयर, नंबर 2 मॉइस्चर और एसिड। एग्जाम्पल के तौर पे एयर का तो रस्टिंग हो गया। अब मॉइस्चर का क्या होता है? जैसे आपने कोई ब्रिजेस देखे होंगे, आयरन स्टील वाले ब्रिजेस देखे आपने? आयरन वाले ब्रिजेस होते हैं जो मेटल के उसका अगर कुछ हिस्सा पानी के कांटेक्ट में है, आप देखेंगे उसका जो कलर है वह चेंज हो जाएगा, ठीक है। एंड धीरे धीरे जो कई बार होता है कि ब्रिज ढह गया, क्यों? क्योंकि वह गल गया था पानी की वजह से, तो वह मॉइस्चर का होता है। थर्ड, एसिड। जो एसिड होता है वो बेसिकली मेटल्स को डिसॉल्व करता है। ये एसिड की एक प्रॉपर्टी होती है, अगले चैप्टर में आप इसे पढ़ेंगे। तो करोजन से होता क्या है? अब देखिए, डिग्रेडेशन ऑफ मेटल्स, जब कोई मेटल डिग्रेड होगा तो आपको लॉस होगा, यानी कि जैसे देख लीजिए मेटल की वैल्यू कम हो जाएगी, ठीक है, कमजोर हो जाएगा, वो लॉस होगा। तो कोरोजन हमारे लिए अच्छा नहीं है, ठीक है। तो अब इसके बचाने के लिए हम क्या क्या इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। सबसे पहले पेंटिंग, आपने देखा होगा जब भी कुछ मतलब लोहे की आइटम आती है उस पे पहले पेंट लगाया जाता है। पहले प्राइमर होगा, फिर उसके बाद पेंट होगा, ठीक है। तो पेंट हम किस लिए करते हैं? एक तो चलो सुंदरता के लिए तो करते ही करते हैं, लेकिन जो उसका मेन कारण होता है, ठीक है, वह कारण होता है कोरोजन से प्रिवेंशन। सेकंड, ग्रीसिंग। इंजन वगैरह में आपने गाड़ी में देखा होगा कि ऑयल डालते हैं, ठीक है। गाड़ी में ब्रेक ऑयल आपने सुना होगा, नॉर्मल ऑयल तो है, मोटर ऑयल, ब्रेक ऑयल एक्सेट्रा, ठीक है। या फिर टायर्स में बोला ग्रीस लगाओ इनमें, ठीक है। तो ग्रीस क्या करती है? ग्रीस भी आपका कोरोजन को रोकती है। बेसिकली वह एयर या मॉइस्चर के बीच में एक और एलिमेंट के बीच में एक लेयर बना देती है। अब यहाँ पे अगला टर्म आता है गैल्वेनाइजेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में सेम टू सेम वर्ड टू वर्ड यही आपका क्वेश्चन आ जाएगा। गैल्वेनाइजेशन एक प्रोसेस होती है, इसमें जिंक का इस्तेमाल होता है। इस बात को नोट कीजिएगा, गैल्वेनाइजेशन जिंक, रट लो इसे या डायरेक्ट आ जाएगा। होता क्या है, जिंक की एक लेयर मेटल के ऊपर चढ़ाई जाती है ताकि जो मेटल है वे सेफ रहे एयर या मॉइस्चर से, ठीक है। लास्ट पॉइंट है आपका इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इसको मैं आगे बताऊंगा, एक चैप्टर में दोबारा आएगा, वहां पे अच्छे से समझाऊंगा इसको। अब आपका अगला मतलब सेकंड इफेक्ट है। एक इफेक्ट तो हमने पढ़ा था ना, ऑक्सीडेशन का, कोरोजन। जो सेकंड इफेक्ट है उसे कहते हैं रेंसिडिटी, ठीक है। रेंसिडिटी आप लोगों ने अपने घर में अनुभव की होगी, ठीक है। तो पहले हम डेफिनेशन पे आते हैं। ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स, रिजल्ट क्या होगा? चेंज इन स्मेल एंड टेस्ट। इसका बेस्ट एग्जांपल कि आपके घर में खाना खराब हो गया, ठीक है, मतलब 2 दिन पुरानी दाल में से स्मेल आ रही है, ऐसी बातें सुनी होंगी आपने। या वही दूध खराब हो गया। तो इसमें हुआ क्या, जो आपका मतलब फूड स्टफ था, जैसे सपोज मिल्क था, ठीक है, मिल्क का एग्जांपल ले लेते हैं हम, ठीक है, वह क्या हुआ, वह ऑक्सीडाइज हो गया, तो उसका टेस्ट चेंज हो गया, स्मेल चेंज हो गई, वही मिल्क से कर्ड वाला एग्जांपल। तो प्रिवेंशन के लिए हम क्या करते हैं? नंबर 1, वी ऐड एंटीऑक्सीडेंट्स। अब एंटीऑक्सीडेंट्स होते क्या हैं? तो देखिए, इसका मीनिंग इसी के नाम में है, एंटी अगेंस्ट ऑक्सीडेंट्स जो उसे ऑक्सीडाइज करते हैं, ठीक है। तो मतलब ये ऐसा केमिकल होगा जो ऑक्सीडेशन से खाने को बचाएगा, ठीक है। सेकेंड है पैकिंग फूड इन नाइट्रोजन गैस, चिप्स। आपको किसी ना किसी ने एडवाइस किया होगा कि कभी चिप्स का मतलब एकदम सिकुड़ा पैकेट होता है जो, वह मतलब जो नॉर्मल होगा फुला हुआ वह पैकेट ले। क्यों? अब और या फिर मतलब फिसुआ हुआ पैकेट होगा तो शॉपकीपर बोलेगा कुछ नहीं होता, चिप्स वैसे का वैसे है, लेकिन कोई मना कर रहा है कि नहीं मुझे फुला हुआ चाहिए। इसके पीछे भी एक साइंटिफिक कारण है।
जो फूड स्टफ होता है आपका, जैसे चिप्स के पैकेट हो गए, वह नाइट्रोजन से भरे जाते हैं एंड उन्हें सील कर दिया जाता है। जो नाइट्रोजन होती है वो फूड को, चिप्स को सेफ रखता है ऑक्सीडेशन से। ठीक है, जैसे देखिए जब आप चिप्स का पैकेट खोलते हैं, सपोज आपने आज चिप्स का पैकेट लिया, आप उसे आज खोलेंगे या 2 दिन बाद खोलेंगे, उसका टेस्ट वैसे का वैसा रहेगा, बट आपने उसे खोल के रख दिया। अगर आप उसे 1 दिन बाद खाएंगे तो आपको उसका टेस्ट अलग लगेगा। तो इसका क्या मतलब हुआ, जो फूड है वो भी हो रहा है ऑक्सीडाइज्ड। समझ आया? अब थर्ड है स्टोरिंग फूड इन एयरटाइट कंटेनर्स। आपने देखा होगा, आपको घर वालों ने डांटा भी होगा कि दाल का डब्बा खुला नहीं छोड़ते, या चीनी का डब्बा खुला नहीं छोड़ते, नमक का डब्बा खुला नहीं छोड़ते। इसके पीछे कारण क्या है, जो ये फूड है जैसे शुगर है, सॉल्ट है, यह मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करना शुरू कर देता है। ठीक है, और खराब हो जाता है। एक है रेफ्रिजरेशन, ये भी कुछ हद तक चलता है। इसका बेस्ट एग्जांपल है, अगर जैसे देखिए एप्पल है, अब जो एप्पल आता है आपको ऑल ईयर अराउंड कैसे मिलता है, और वैसे का वैसा टेस्ट, वैसे का वैसा। तो जो एप्पल होता है उसे भी स्टोर किया जाता है फ्रिज में, उसे आप कोल्ड स्टोर के नाम से जानते हैं, कोल्ड स्टोर। ठीक है, अब यहाँ पे मैं एक चीज बताना चाहूंगा। अगर जो हम रेंसिडिटी रेंसिडिटी याद रखिएगा, कोरोजन जो था वह मेटल्स के केस में था, एंड रेंसिडिटी आपके फूड के कंसर्न में था। ठीक है, इनके बीच का डिफरेंस हो गया। देखिए ऑक्सीडेशन दोनों में होती है, ठीक है, बट जो आपका कोरोजन है ये मेटल से डील करता है, जो रेंसिडिटी है यह फूड स्टफ से डील करती है। यहाँ पे मैं एक बात और बताना चाहूँगा। आपने देखा होगा आपके घर में या बाजार से अचार, पिकल पिकल देखा होगा आपने कि नॉर्मल मैंगो पिकल हो गया, या फिर चिल्ली का पिकल हो गया। ठीक है, अलग अलग पिकल्स होंगे, आपने खाए होंगे एंड आपको बड़े अच्छे लगते होंगे, परांठे के साथ खाते होंगे। तो जो पिकलिंग है यह भी एक एंटीऑक्सीडेंट की प्रोसेस है। इसमें हम ऑयल को यूज़ करते हैं जो फूड को, अचार को सेफ रखता है, किससे, बाहर के मॉइस्चर से। एक नॉर्मल मेथड है जो आपने घर में देखा होगा। ठीक है, और वैसा ही आपके जो कंपनीज हैं जो फूड पैक कर रही हैं, जैसे चिप्स हो गया, बिस्किट्स हो गए, केक्स हो गए, तो वह भी इसे एंटीऑक्सीडेंट्स में सील करके भेजते हैं। आज के लिए इतना ही, हम जल्द मिलेंगे नई वीडियो के साथ। आप वीडियो को बढ़ाइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।